नमस्कार। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कश्मीर में हुर्रियत के जिन नेताओं को हम अलगाववादी कहते हैं, जो हुर्रियत नेता कई बार ये जता चुके हैं कि पाकिस्तान उन्हें बेहद पसंद है, दिल के करीब है, लगते जिगर है, क्या उन हुर्रियत नेताओं ने अब पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो संसद भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है, उसी संसद के सदस्यों से हुर्रियत के नेताओं ने मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन यह मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि हुर्रियत ने ऐसा करके भारत की डेमोक्रेसी का विरोध किया है, भारत के संविधान को चुनौती दी है, बल्कि सवाल यह भी है कि क्यों कश्मीर पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से छिटक कर कुछ नेताओं ने हुर्रियत के नेताओं से मिलने की कोशिश की। और सवाल यह भी कि कश्मीर पहुंचकर एक अलग रास्ता चुनने से किसका नुकसान हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो अलगाववादी नेता भारत का खाते हैं और खुलेआम पाकिस्तान का गाते हैं, उन पर 5 साल में जम्मू कश्मीर सरकार 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। इन अलगाववादियों को जम्मू कश्मीर की सरकार बातचीत का न्योता भी दे चुकी है। खुद भारत सरकार ने कहा है कि संविधान के दायरे में रहते हुए कश्मीर की शांति के लिए वो किसी से भी बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन कश्मीर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के कुछ नेता जब इनसे मिलने गए तो हुर्रियत नेताओं ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। साहब, ये ठीक है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह अभी भी कह रहे हैं बातचीत के लिए हमारे दरवाजे ही नहीं हैं, खुले हुए रोशनदान भी खुले हुए हैं, लेकिन हम ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हुर्रियत दरवाजा बंद करे तो सरकार क्यों भला रोशनदान खोलने की बात कर रही है? घाटी में शांति बहाली के लिए बातचीत को पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को आज जम्मू में विरोध का भी सामना करना पड़ा है। पीओके के विस्थापितों ने इस ऑल पार्टी डेलीगेशन के विरोध में प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। इनका कहना था कि कश्मीर में सबसे पहले और सबसे ज्यादा पीड़ित हम हैं, लेकिन हमें मिलने का कोई वक्त नहीं दिया गया। कन्वेंशन सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का ये कहना है कि हमें अलग से बातचीत का मौका दिया जाना चाहिए था, हमारा दर्द सुना जाना चाहिए था, हमें तो किसी ने नहीं पूछा। ये रिपोर्ट और उसके बाद खास मेहमानों से आपको बता दें। बात करेंगे, मिल के आने दीजिए। बराबर बातचीत की बात कही जाती है। मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से कि बातचीत के लिए केवल हमारा दरवाजा ही नहीं खुला है, हमारे रोशनदान भी खुले हैं। 5 अलगाववादियों से जो मिलने गए उनमें से एक नहीं मिला, बाकी से तो मिले हैं। 2 महीने पहले अगर हम आते हैं तो आज जो आए उससे बेहतर हालत होती है, मतलब आने अब चलो सरकार ने वो बात को नहीं माना, अब ज़्यादा डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। हुर्रियत के लीडरों को लगता है कुछ परेशानी होगी, अपनी कहीं से कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, या कहा कि हम दिल्ली में आके मिलेंगे, तो ठीक है, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। उन्होंने वहाँ की स्थिति को ठीक से समझा ही नहीं। वहाँ जाकर उन्हें समझ आया है कि जिस जिहाद से वो बात करने जा रहे थे वो किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अब कुछ सांकेतिक और खानापुरी के लिए वो 1-2 घंटे जम्मू में भी रुकेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या पाकिस्तान को पसंद करने वाले हुर्रियत ने हिंदुस्तान के लिए दरवाजे बंद कर दिए? दूसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि हुर्रियत तो दरवाजा बंद करे और हमारी सरकार हुर्रियत के लिए रोशनदान खोलने की बात करे? तीसरा सवाल, आखिर नापाक हुर्रियत से हमदर्दी क्यों बरती जाए? चौथा सवाल, क्या कुछ नेताओं ने साइड बिजनेस करते हुए हुर्रियत के सामने सरेंडर कर दिया? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, कश्मीर पहुंचकर अलग रास्ता चुनने से किसका नुकसान है? डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पेशे से सर्जन हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय आलोक साहब प्रवक्ता है जेडीयू के महासचिव है, पेशे से ये भी डॉक्टर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चरण सिंह सप्रा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय
प्रवक्ता है, जैसा मैंने बताया, महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। डॉक्टर फौद हलीम साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सीपीएम के नेता हैं, पश्चिम बंगाल में सीपीएम के विधानसभा उम्मीदवार रहे हैं, पेशे से वो भी डॉक्टर हैं। कमल हक साहब जो कि प्रवक्ता है पनून कश्मीर के, कश्मीरी पंडित हैं और पनून कश्मीर के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आज हमारे साथ या स्टूडियो में बने हुए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक साहब आपका रुख कर रही हूँ मैं। अर्धशतक पार कर दिया है सर, कर्फ्यू अलग अलग जगह पर लगा हुआ है, डेलीगेशन बना दिया गया है। पहले ये हो रहा था कि सरकार जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रही है हो सकता है उससे बाकी पार्टियां एतराज रखें, इसीलिए एक डेलीगेशन बना दिया गया, उनको वहां भेज दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। सर इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। नहीं देखिए, नहीं रहने दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे नहीं बात करनी। डेलीगेशन भेजने की बात हुई जिसे सब रहने दीजिए डॉक्टर साहब। रिएक्शन कुछ अजीब लगा आपको डॉक्टर साहब? हेलो, रिएक्शन कुछ अजीब लगा आपको? मैंने एक मुद्दा उठाया, मैंने आपसे यही रिएक्शन मिला था, मैंने आपसे यही रिएक्शन मिला था। एग्जैक्टली नहीं, यही रिएक्शन मिला था। एग्जैक्टली बस यही रिएक्शन मिला था जब लोग गए थे वहां मिलने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से। बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप सोच रहे हैं वो अभी पूरा देश, यही रिएक्शन मिला था जब हुर्रियत से लोग मिलने गए थे। इसीलिए मैंने आपसे बात करने से पहले इस चीज को सामने क्यों मिला वो मैं अब आपसे पूछ रही हूँ। सर एक सेकंड के लिए आपको लगा होगा ना ये क्या क्यों मिला, आपको लगा होगा ना ये क्यों हुआ? आज देश यही फील कर रहा है, आज हम सब यही फील, क्यों ये लगना नहीं चाहिए? वही तो सवाल है। हाँ, तो ये आप फील कर रही हैं, किस लिए ये हुआ ये भी सुन लीजिए। अभी आपके एक ज्वलंत सवाल में पूछा था कि कुछ नेता वहां साइड बिजनेस करने गए थे कश्मीर में। ये कोई नेता वहां साइड बिजनेस नहीं चल रहा था, ये कश्मीर में फुल टाइम बिजनेस हुआ है। या इस बिजनेस की शुरुआत हुई कश्मीर चुनाव के बाद। इस बिजनेस की शुरुआत हुई एक नापाक गठबंधन से। इस बिजनेस की शुरुआत हुई एजेंडा ऑफ अलायंस बना के, जिसपे भारतीय जनता पार्टी या पीडीपी ने दोनों ने सिग्नेचर्स किए, जिसमें क्लियर कट लिखा गया कि हुर्रियत विल बी अ पार्टी और स्टेक होल्डर हुर्रियत को हम मानेंगे और हुर्रियत के साथ बातचीत करेंगे। आपने पिछले 25 वर्षों की मेहनत पे इस एक वर्ष में हम लोगों ने पानी फेर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है चलिए उनके साथ धोखा हुआ, लेकिन उस धोखा को जानते बूझते उन्होंने लिया। इससे क्योंकि एक वर्ष के दौरान हुर्रियत जो कि मार्जिनलाइज्ड हो गई थी, कश्मीर चुनाव में जिसमें 80% की पोलिंग हुई थी, जनता ने जमहूरियत और भारत के प्रति अपना विश्वास दिखाया था। आज क्या कारण है साहब कि एक साल के अंदर वहां की जनता विरोध पे उतर आई है? 58 दिन हो गया कर्फ्यू चल रहा है। आपने मौका दिया ऐसे फिरका परस्तों को, ऐसे वतन विरोधियों को, उनके साथ सत्ता शेयर करके कि उनका मनोबल बढ़े, उनको हर तरह की तमाम वो सुविधाएं मिले सत्ता के जरिए। और आज बदनसीबी के साथ ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी देश विरोधियों के साथ राज कर रही है जम्मू कश्मीर में, और आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की भी बात नहीं सुनी जा रही है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद महबूबा मुफ्ती जब से आई, उन्होंने सरकार बनाने में 1 महीने का समय, 2 महीने का समय लिया। इस 2 महीने के दौरान हुर्रियत के द्वारा ही तय किया गया था कि किन एजेंडे पे ये सरकार चलेगी। ये सारी बातें बाद में भी हो जाती। आज का तो मेरा मुद्दा ये है कि ये हुर्रियत भला इन है या आउट है, इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। अब तो आउट कर देना चाहिए। अब भी नहीं आउट करेंगे तो कब करेंगे? अब भी नहीं आउट करेंगे तो कब करेंगे? मैं तो पिछले 10 दिन से चिल्ला रहा हूं, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। राज ही करना है जम्मू कश्मीर पे तो राष्ट्रपति शासन के थ्रू राज कर लो, लेकिन अब वहां पे पीडीपी के साथ सरकार मत चलाइए, नहीं तो दिन ब दिन सर पीडीपी तो फिर आपने इन लोगों से बातचीत करने की जिद क्यों जाहिर की? सत्ता में वही लोग हैं तो आप बात नहीं करेंगे उनसे? आप सत्ता उनके साथ चला रहे हैं तो हम किससे बात करने गए थे? सर कहां आप नहीं सत्ता के धारी के दल के साथ रहेगा, कौन तो उसी से बात करने गए थे। हुर्रियत कहां से सत्ता में आ गई? पीडीपी इज अ डिफरेंट पार्टी, बीजेपी एक अलग पार्टी है। हुर्रियत से आप क्यों बात करना चाह रहे थे? क्यों? ऐसा है कि पीडीपी और बीजेपी की मिल के सत्ता है और हुर्रियत का पॉलिटिकल ऑफशूट है पीडीपी। अगर आप ये बात समझ के भी नहीं समझना चाहती हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन देश जानता है कि हुर्रियत
का पॉलिटिकल नहीं नहीं कोई शुरू से अलग से उतरेगी नहीं सर, ये बात अलग से उतरेगी नहीं सर, ये बात जिद आप कर रहे हैं और उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं पीडीपी और बीजेपी के ऊपर, ये समझ में बात नहीं आ रही है। सरकार बनाने के पहले जो सवाल आपने उठाए हैं संबित से पूछ लेते हैं। डॉक्टर संबित यहाँ है, डॉक्टर अजय संबित यहाँ पर है, उनसे पूछ लेते हैं। संबित पात्रा, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, सरकार चाहती पॉलिसी क्या है सर? वो राम माधव कह रहे हैं कि साइड बिजनेस करने गए, यहाँ पे राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम तो दरवाजे से लेकर रोशनदान तक सब खोल देंगे। अरे सर, एक कॉन्क्रीट, एक रिजिड डिसीजन तो होना चाहिए, क्या है? मैं समझाता हूं। जहां तक राजनाथ जी का सवाल है, आपका कहना कि दरवाजा ही नहीं रोशनदान भी खुला है, आप पूरे स्टेटमेंट को देखिए राजनाथ जी का, बिल्कुल सही कहा, दरवाजा ही नहीं रोशनदान भी खुला है। किन के लिए? जो स्टेक होल्डर हैं शांति के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में बिलीव करते हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, उनके लिए हम एक कदम आगे जाएंगे और उनके साथ मिलकर जहां वो कहेंगे बात करेंगे, ताकि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो सके। जहां तक हुर्रियत का सवाल है, जब आज राजनाथ जी से भी पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? अप्रूवल नहीं था, हुर्रियत के लीडर से मिलने के लिए अप्रूवल नहीं था। आज सीताराम केसरी जी के स्टेटमेंट को देखिए, उन्होंने कहा है जब सर्वदलीय समिति जो गई थी कश्मीर, जब वो कश्मीर में उतरी और एजेंडा को देखा, जो कागज मिलता है कि किन किन लोगों से मीटिंग करनी है, उस कागज में हुर्रियत का नाम नहीं था। इसलिए हम अलग से हुर्रियत से मिलने को गए, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी हुर्रियत से हमें मिलवाना नहीं चाहती थी। तो स्वाभाविक रूप से हम नहीं चाहते थे कि आप पीडीपी से मिले, इसीलिए राम माधव जी ने उसे साइड बिजनेस कहा, क्योंकि अप्रूवल नहीं होने के बावजूद आप में से 5 नेता अलग से गए हुर्रियत से मिलने के लिए। राजनाथ जी ने बहुत कर्टियसली यह भी कहा कि हम चलिए, अप्रूवल तो नहीं था, अब मिल आए तो हम इसे डिसअप्रूव भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक सर्वदलीय बैठक है। राजनाथ जी इस देश के गृह मंत्री हैं, उनके अगुवाई में ये पूरी टीम गई है, तो स्वाभाविक रूप से जब वो टीम कश्मीर में है तो बहुत कर्टसी के साथ इस विषय को लेकर वहां लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं। इस विषय को बड़े मॉडरेटली हैंडल करना पड़ेगा कि हमने अप्रूव नहीं किया था। ये तमाम लोग जो बड़े नेता हैं ये खुद मिलने गए, इस पे हम भी कुछ नहीं कर सकते। मगर बुराई क्या हुई आप देखिए, चाहे शरद यादव हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे सीताराम येचुरी हो या राजा जी हो, ये कोई साधारण नेता नहीं है, ये इंडियन पार्लियामेंट को, भारतीय संसद को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो जाते हैं और दरवाजा तक नहीं खोला जाता है, तो आप सोचिए किस प्रकार का संदेश पूरे विश्व में जाता है। संदेश ये जाता है कि इंडिया इज अ वीक स्टेट, इंडिया गिड़गिड़ा रही है। एक सेकंड संबित पात्रा, ये हो क्या रहा है? अस्थि पंजर इतने ढीले क्यों हैं? अरे जब एक डेलीगेशन जा रहा है, देश के तमाम रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, तो आप वहां जाकर तमाशा देखने के लिए तो ये डेलीगेशन नहीं बनाया गया था कि अच्छा 4 लोग आप वहां चले जाइए, बाद में राजनीति करने के लिए यहाँ पर तू मैं शुरू हो जाएगी। ये वही तो, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ये कॉन्क्रीट और रिजिड क्यों नहीं? 4 लोग वहां चले जाइए, किसने कहा? ना कॉन्क्रीट एंड रिजिड क्या होता है? आप क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, सारी पार्टियों का मिला जुला कर ये डेलीगेशन था, तो जिनको जाना है वो चले जाए एजेंडे से परे। मैं समझा रहा हूं। ना बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूं। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा होता है वो कागज में लिखित रूप से कि इतने लोगों से इन ऑर्गेनाइजेशन से मिलना है, उसमें हुर्रियत का नाम नहीं है। अर्थात पीडीपी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कश्मीर में हुर्रियत के नाम को रखा ही नहीं एजेंडे में। इस पे कुछ नेताओं को आपत्ति हुई, उन्होंने कहा चलिए हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिल लेंगे। देखिए वो सांसद हैं, उनको हम रोक नहीं सकते सड़क के पीछे पुलिस लगा के कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाके किसी से नहीं मिल सकते हैं। देश में वो इंटॉलरेंस का डिबेट पुनः आरंभ हो जाएगा। पेपर पर जब लिख दिया है कि हम ये चाह रहे हैं, उसके बाद आपको इस तरीके से जाकर मिलने की जिद क्यों? नहीं मैं बता देता हूं, जरा संबित पात्रा जी को भी याद करवा देता हूं। अभी जब केंद्र सरकार ने अभी छूट दी कि हुर्रियत से बातचीत हम लोग करेंगे, तो जनरल वीके सिंह का एक बड़ा अच्छा बयान आया था, आपके चैनल पे भी चला था, कि हुर्रियत के लोग भी तो इसी देश के नागरिक हैं, तो उनसे बातचीत करने में क्या आपत्ति है। आज ये बोल रहे हैं कि एक एजेंडा में नहीं था हुर्रियत से मिलना। मेरा तो यही सवाल है कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस कल, परसों और आज सारे चैनल्स पे चल रहा था कि पीडीपी और बीजेपी में एजेंडा ऑफ अलायंस जो साइन हुआ था, उस एजेंडा ऑफ अलायंस में क्या ये मेंशन नहीं था कि हुर्रियत इज अ स्टेक होल्डर और हम हुर्रियत से बातचीत करेंगे? आपने तो सरकार बनाई साहब हुर्रियत के नाम पे कि हुर्रियत से बातचीत करेंगे और हुर्रियत स्टेक होल्डर है। सबसे पहले रिकॉग्निशन हुर्रियत को आपने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, एक सत्ता के लालच में, और आज आपको हक हो जाता है किसी पे उंगली उठाने का कि मिल गए हो गए। अरे हम तो देश के लिए थप्पड़ खाने को तैयार हैं, अपमान की क्या बात है?
लेकिन आप तो देशद्रोहियों के साथ चल मिलकर जम्मू कश्मीर चला रहे हैं देश को और अभी भी नहीं चेत रहे हैं। तो आप देश को थप्पड़ मार रहे हैं साहब। 60 दिन हो गए कर्फ्यू लग के, केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, अपंग साबित हो रहे हैं, भाग के गए। इतना कमजोर कभी देश नहीं हुआ था कश्मीर को लेकर। अभी जेल जाइए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। राज करने का इतना ही शौक है ना, तो राष्ट्रपति शासन राज कर लीजिए। वैसे भी राष्ट्रपति शासन लगाने में महारत आपको हासिल हो गई है। यहाँ चलाइए शरद यादव जी का फोटो, वो जो गिड़गिड़ा रहे थे, चाय पिला दो, चाय पिला दो, कौन गिड़गिड़ा रहा था? फोटो करने से काम नहीं चलेगा। हम जाके गिड़गिड़ा रहे थे। थोड़ा सा शिष्टाचार सीखिए, फोटो चला के दिखाइए। शिष्टाचार की भाषा नहीं है। भाग के जा रहे हैं, मेरा हुर्रियत, मेरा प्यारा हुर्रियत होते हैं, ऐसे एकदम बह जा रहे थे, बीच जा रहे थे। जो गलती है वो गलत है। मेरा हुर्रियत जिंदा नहीं रह सकता हुर्रियत के बिना, और यहाँ आके इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। मैंने आप दोनों को मौका दिया, अब मुझे ताल ठोक कर बता दीजिए एक ही बात, हुर्रियत इन है या हुर्रियत आउट है? आप दोनों मुझे एक लाइन में ये बात बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूं। संबित साहब बताइए मुझे। पहले मैं बता देता हूं एक लाइन में। बिल्कुल आउट कीजिए अब हुर्रियत को। देखिए, हुर्रियत आउट था और आउट है, इसीलिए हमने उन्हें डिटेंशन में रखा हुआ है, रिलीज भी नहीं फिर एजेंडा ऑफ अलायंस में हुर्रियत कैसे आया? जो लोग वहां जाके एक प्याली चाय के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे पूछिए, ये चाय के लिए जो गिड़गिड़ा, चाय दे दो, चाय दे दो, हमें चाय पिला दो, इनसे पूछिए। 3 टेररिस्ट को रिलीज किया सरकार बनते ही, वो कौन था? चाय हम नहीं पिला रहे थे आपको। अरे मसरत आलम कहां से आ गया बीच में? हुर्रियत के बारे में बोलिए। चाय दे दो, चाय दे दो, हमें प्लीज चाय पिला दो। चाय नहीं मिलता यहाँ पे। सरकार 500 करोड़ से पाकिस्तानी चाय सीरियसनेस पता चलती है कश्मीर के डॉक्टर बारे में। पात्रा, सरकार इन हुर्रियत नेताओं पर, इन ये तो नीतीश कुमार जी की आदत है पाकिस्तान में चाय पीने की। टैक्स पेमेंट से इतना खर्चा कर रही है। सर आप इन लोगों का एक कंक्लूजन तक पहुंचाने वाला कोई काम क्यों नहीं कर देते? डॉक्टर पात्रा, सेंटर में आपकी सरकार है, वहां जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है, किस बात की देरी है? कंफ्यूज है। किस बात की देरी है डॉक्टर पात्रा? देखिए, बिल्कुल देरी नहीं है। 65 वर्ष तक ये हुर्रियत के लल्लो चप्पो करते रहे। अब आप देखिए, हाउस डिटेंशन में है, हुर्रियत को पूछ नहीं रही है सरकार। सरकार ने एक बार भी अपने एजेंडे में जारी किया कि हुर्रियत से बात करनी है, फिर भी ये सब गिड़गिड़ा के पहुंचे। चलाइए, वो क्या कह रहे हैं? होम मिनिस्टर हमारे ये कह रहे हैं कि दरवाजे से लेकर रोशनदान तक खुले हैं। अब ये क्या है? एक तो पॉलिटिकली करेक्ट आप इस मैं मामले आपको में चैलेंज करता हूं, मैं जी न्यूज को चैलेंज करता हूं। आप होम मिनिस्टर का वो बयान दिखा दीजिए जहां वो कहते हैं कि हुर्रियत के लिए रोशनदान खुला है। मैं चैलेंज करता हूं, आप अगर डिबेट के खत्म तक दिखा देंगे कि राजनाथ जी कहते हैं हुर्रियत के लिए दरवाजा क्या रोशनदान भी खुला है, तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, दिखाइए कहां होम मिनिस्टर ने कहा, क्या मतलब है सर? कहां हुर्रियत के लिए कहा? या तो वो ये कह देते बारिंग हुर्रियत सबके लिए दरवाजों से लेकर रोशनदान क्या कहा राजनाथ जी ने। नहीं, मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा है जो लोग भारत की संविधान में विश्वास रखते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। दरवाजे तो क्या, रोशनदान भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। नहीं डॉक्टर आलोक, आप जवाब आपको भी देना है। हुर्रियत के दर पर आप गए थे सर। अगर बीजेपी कुछ गड़बड़ कर रही है, वो बहुत कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा है पॉलिसी को लेकर, हुर्रियत से मिलने के लिए तो आप गए थे, जवाबदेही आपकी है सर। हम जान रहे थे कि वहां प्रॉब्लम, उनको रिकॉग्निशन आप दे रहे हैं, क्या जरूरत थी सर? जान रहे थे कि वहां सरकार हुर्रियत चला रही है सर। आपका ये सरकार वहां हुर्रियत चला रही है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपका ये कहना बहुत माने लगता है सर। सोच समझ कर जवाब दीजिए। अब मेरे 2 और खास मेहमान यहाँ पर है, 2 और खास मेहमान है, बात भी कर लो। मैं आती हूँ सर। चला रहे हो हक साहब, ये क्या लग रहा है आपको? अभी तो हम तो नहीं गए बात करने के लिए, आप क्यों गए थे? आपको क्या साइड बिजनेस में फायदा हो रहा था, ये बताइए। डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड, आप दोनों नेता आपने सुन लिया, हुर्रियत आउट। फुल टाइम बिजनेस करके सरकार चला रहे हैं देशद्रोहियों के साथ। मैं क्या मानूं, ये सिर्फ डिबेट की वजह से यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है, या सच में आउट है, या ये लोग वाकई बहुत कंफ्यूज हैं? देखिए, जो पिछले 2-3 दिन का जो घटना चक्र चल रहा है, उसमें साफ है कि कश्मीर का समस्या का हल ढूंढना तो दूर की बात, आपस की राजनीति ज़्यादा थी। आलोक जी ने अभी कहा कि इन्होंने, बीजेपी ने एक अनहोली अलायंस करी, मैं भी मानता हूं, लेकिन उनका तर्क क्या है कि हुर्रियत ऑफशूट, पीडीपी ऑफशूट ऑफ हुर्रियत है, और लेकिन यही लोग फिर हुर्रियत के दरवाजे पे भिखारियों की तरफ जाके बोलते जी कहीं हमें चाय का कप पिला दो और कहीं हमें दरवाजे एक मीटिंग का मौका दे दो।
एजेंडा के ऑफ अलायंस संबित जी ने कहा कि, और राजनाथ जी ने कहाँ कहा कि सब लोगों के लिए रोशनदान खुले हैं। उन्होंने इतना ही कहा कि खाली जो देश के संविधान में यकीन करते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन एजेंडा ऑफ अलायंस तो ये तो नहीं कहता है। एजेंडा ऑफ अलायंस में तो साफ लिखा गया है कि वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ में संबंध बनाने की कोशिश करी, ये सरकार उन संबंधों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ेगी पाकिस्तान के साथ में। कश्मीर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खैर हुर्रियत का नाम उसमें नहीं है, आलोक जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस एजेंडा ऑफ अलायंस को फिर से पढ़े। वहाँ पे वर्ड सेपरेटिस्ट यूज़ किया गया है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी एजेंडा ऑफ अलायंस में तो बीजेपी ने उस टाइम पे ये नहीं लिखवा दिया कि उन्हीं के साथ में बातचीत करेंगे जो कि भारत के संविधान में यकीन करते हो। ये बात तो एब्सेंट है उस एजेंडा ऑफ अलायंस में। और अगर ये आज कहते हैं कि हम तो, राजनाथ जी तो कहते हैं कि जो खाली भारत के संविधान में यकीन करते हैं उनके साथ में बात करेंगे, तो फिर तो ये कंट्राडिक्शन है इनका अपने स्टैंड के, अपने ही सरकार के साथ में। और दूसरा ये बात कहना कि हुर्रियत को तो हमने इनवाइट करा ही नहीं था, जो हमने लिस्ट बनाया था उसमें तो हुर्रियत का नाम ही नहीं था। शायद टेक्निकली ठीक है, लेकिन ऑल पार्टी डेलीगेशन के कश्मीर पहुंचने से एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती, चाहे वो एज चीफ मिनिस्टर हो चाहे वो एज ए पीडीपी प्रेसिडेंट, उन्होंने ये काम करा। लेकिन ये भी तो फैक्ट है, उन्होंने हुर्रियत को न्योता दिया कि आइए ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, यहाँ पे आप आके मिलिए उनसे। तो ये कहाँ कैसे कह सकते हैं कि हमने ये नहीं दिया उनको इन्वाइट? या तो आप अपनी होम मिनिस्टर को, सॉरी चीफ मिनिस्टर को डिसोन करिए कि उन्हें कहे नहीं, ये तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो बिल्कुल कहा ये चीज। मेरे दो और मेहमान हैं, मैं इसका उत्तर दे। इतना वेग क्यों है ये सब कुछ, इतना वेग क्यों है? देखिए ये हक, ये बहुत नहीं वेग नहीं, ये हक साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश से जानना चाहेगी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखिए, एक सही कह रहे हैं कि प्रतिनिधिमंडल के एक दिन जाने से पहले, एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने बकाया एज अ पार्टी चीफ, पीडीपी चीफ, नॉट एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक एडवाइस लिखा कि मैं केंद्र सरकार को एडवाइस करती हूं कि वो हुर्रियत से भी बातचीत करे। मगर देखिए, एज अ चीफ मिनिस्टर जब वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया कि कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में बातचीत करेंगे, तो उन्होंने, अर्थात चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने इन सेपरेटिस्ट को, हुर्रियत वालों को रिलीज भी नहीं किया डिटेंशन से, वो डिटेंशन में ही रहे। अगर एक चिट्ठी एडवाइजरी के रूप में लिखा गया था, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम पैदल चल के उनके घर में जाके चाय के लिए गिड़गिड़ाने लगे। नहीं संबित जी, वो बात तो मसला अलग है, लेकिन ये तो आप इसको टेक्निकलिटी में छुपा रहे हैं। अब आप तो ये टेक्निकलिटी एडवाइजरी में छुपा रहे हैं जी, ये तो एडवाइजरी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बेसिकली फैक्ट इज पूरे लोकल मीडिया में, नेशनल मीडिया में, संबित जी नेशनल मीडिया में, लोकल मीडिया में एक दिन पूरा चर्चा रहा कि हुर्रियत को भी इन्विटेशन गई है। एज अ पीडीपी चीफ ही मानते हैं, तो क्या पीडीपी चीफ और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं? आप तो ये तो टेक्निकलिटीज में आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एज अ पीडीपी चीफ का भी एक इंपॉर्टेंट है, टेक्निकलिटीज पे नहीं। मैं आपको लेट मी आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। मैं इसका इंपॉर्टेंट उत्तर देता हूं, जो उत्तर खुद पीडीपी के प्रवक्ता ने, जो कि इस ऑल पार्टी डेलीगेशन को देख रहे थे, उन्होंने दिया था। मैं उसको रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा, हमने चिट्ठी में लिखा, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को विश्वास करते हैं और बातचीत करना चाहते हैं तो आप स्वागत है। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि मना कर दिया। जब मना ही कर दिया था तो हमने भी आगे नहीं अपनी कदम बढ़ाई, अर्थात उनको डिटेंशन रिलीज नहीं किया। दे वर स्टिल अंडर डिटेंशन, अभी भी वो डिटेंशन में है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास ही नहीं करते हैं, आपने देखिए जो चिट्ठी लिखा वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लिखा, उन्होंने मना कर दिया। उसके बावजूद हमें नाक रगड़ने की उनकी ड्यूटी पर क्या आवश्यकता थी? यह प्रश्न उठता है। टेक्निकलिटीज में आप पूरे के पूरे मसले को दबाने की आज कोशिश नहीं कर सकते। डॉक्टर पात्रा, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेक होल्डर हियर, आपकी सरकार है और इसीलिए आपकी जवाबदेही बनती है। अब मेरे दो और मेहमान यहाँ पर, फौद अलीम साहब आपके पास आ रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, ये कुछ हमने तो एजेंडा में कहीं नहीं लिखा कि हुर्रियत से बात करिए। एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, मेरे दो और मेहमान है, एक सेकंड। डॉक्टर हलीम साहब, आप लोग ये कुछ चंद नेता तो नहीं थे, आप लोग चुने हुए देश की जनता की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। इसका मतलब ये कि 132 करोड़ हिंदुस्तानी वहां दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा बंद कर दिया। किसका नुकसान हुआ सर? जी, पहले बात मैं कह दूं कि 58 दिन आगे हम लोग केंद्र सरकार के दरवाज़ा पर भी हाजिर हुए थे कि सर्वदलीय ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर जानी चाहिए। हमें 58 दिन लग गए वो सर्वदलीय जो ऑल पार्टी जो टीम है वो कश्मीर तक पहुँचे।
और कश्मीर आपको ये बात आप लैंड समझना करते हैं है कि सेपरेटिस्ट के कश्मीर पास। के वैली में आज, हाँ डॉक्टर फौज साहब, मैं जरा खत्म करूं बात, मैं उसी पर आ रहा हूं। अब ये जो मामला जो कश्मीर का वैली का है, ये संजीदा मामला है। पूरा कश्मीर इससे प्रभावित नहीं है, वैली का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित है। ये पहली बात हमें समझना है और इसका लंबा इतिहास है। पहली बात तो ये है, इन 58 दिनों में सरकार ने अपने तरफ से जो जो कोशिश किए वहाँ का मामला को संभालने के लिए, वो काफ़ी उनको वक्त मिला है। अब जिस तरीके से सरकार ने राज्यसभा का जो रेजोल्यूशन है, यूनानिमस रेजोल्यूशन, और राज्यसभा के बाद जो सर्वदलीय बैठक जो दिल्ली में बैठी है, उसके जो सुझाव है, उसको सुझाव को सामने ले जाने के लिए जो कदम उठाया है, उसमें दिक्कतें हैं। वहाँ के पीडीपी सरकार और बीजेपी सरकार एक पेज पर नहीं है इस मामले में। ये दिक्कतें के बावजूद एक संजीदगी सोच को सामने रखते हुए हम लोग को ये पहल को आगे ले जाना। मैं जरा खत्म करूँ, मैं ये बात खत्म करूँ। ये पूरा ग्रुप में अलग अलग स्टैंड है, डिफरेंसेस है।